हेलो स्टूडेंट्स। तो बच्चों नए सेशन की करते हैं शुरुआत। क्या चल रहा था? बेस्ट 100 क्वेश्चन आपको हर चैप्टर के कराए जाते हैं। चैप्टर चल रहा है 12th का मूविंग चार्जेस एंड मैग्नेटिज्म, चैप्टर नंबर 4। कौन बच्चे कर रहे हैं? जो बच्चे नीट के जेई के लिए तैयारी कर रहे हैं और साथ में जो बच्चे 12th के साथ अच्छे मार्क्स लाना चाहते हैं, क्योंकि अब 12th में पेपर मुश्किल आने लगा, तो बोर्ड के अच्छे मार्क्स लाने के लिए आपको इनकी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। चलो ठीक है, क्वेश्चन नंबर 71 पे हम पहुंच चुके हैं। देखते हैं इसका सॉल्यूशन। इन्होंने कहा ए प्रोटॉन मूविंग विद ए कांस्टेंट वेलोसिटी। एक प्रोटॉन है। फिजिक्स के क्वेश्चन को करने का तरीका होता है एक एक लाइन पढ़ते जाओ, फिगर ड्रॉ करते जाओ। सबसे पहले फिगर ड्रॉ करो। तो एक प्रोटॉन है, कांस्टेंट वेलोसिटी से जा रहा है, वेलोसिटी इसके पास है कांस्टेंट, passes through a region of space without any change in its velocity। जब ये किसी एक रीजन में से निकलता है, मान लो यहां सामने एक रीजन लगा हुआ है, मतलब एक रीजन है, एक क्षेत्र है, और इसके अंदर से पास होता है, ठीक है। और कहता है कि जब ये इसके अंदर से पास होता है विदाउट एनी चेंज इन इट्स वेलोसिटी, यहां पे वेलोसिटी में इसकी कोई चेंज नहीं होता, मतलब ये जिस तरह जाता है उसी तरह बाहर निकल जाता है। वेलोसिटी इसकी अब भी वही है v, कोई चेंज नहीं हुआ वेलोसिटी में, जो यहां थी वही वहां है, ठीक है। इफ E एंड B रिप्रेजेंट द इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड रेस्पेक्टिवली, देन रीजन ऑफ स्पेस मे हैव। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड, E को बोला इलेक्ट्रिक फील्ड और B को बोला मैग्नेटिक फील्ड, अगर ये इस रीजन के अंदर, मतलब आपको क्या बताना है कि इफ E तो इलेक्ट्रिक फील्ड है, B रिप्रेजेंट द मैग्नेटिक फील्ड रेस्पेक्टिवली, देन रीजन ऑफ स्पेस में है, इस रीजन के अंदर इनमें से क्या हो सकता है क्या नहीं हो सकता। मे हैव का मतलब क्या हो सकता है। पहला ऑप्शन E 0 हो, B 0 हो, तब ये सीधा बिना वेलोसिटी बदले निकल जाएगा। हाँ, अगर E भी 0 हो गया, B भी 0 हो गया, मतलब यहां कोई फील्ड नहीं है, ना कोई इलेक्ट्रिक फील्ड है ना मैग्नेटिक फील्ड है, तो इसके ऊपर, प्रोटॉन के ऊपर कोई फोर्स नहीं लगेगा। और जब फोर्स नहीं लगेगा तो इसकी वेलोसिटी कैसे बदलेगी? क्योंकि वेलोसिटी बदलती है एक्सेलरेशन से, एक्सेलरेशन आता है फोर्स से, फोर्स है नहीं तो वेलोसिटी बदलेगी नहीं और ये सीधा निकल जाएगा। इसलिए ऑप्शन ए करेक्ट हो गया। अब आंसर तो इसने ए ही दिया है, लेकिन मेरे ख्याल से इसके तो 3 आंसर है। कैसे? ऐसा भी तो हो सकता है, दूसरा पढ़ो, E 0 हो जाए, मान लो E 0 हो गया, लेकिन B लगा हुआ है, B लगा हुआ है, B 0 नहीं है, B 0 नहीं है, ये वाला ऑप्शन हो सकता है। हाँ, कैसे? अगर मान लो E तो 0 है, E तो लगा हुआ नहीं है, पर B 0 नहीं है और B लगा हुआ है इसकी वेलोसिटी के पैरेलल, ये B लगा हुआ है ऐसे। तो एक बात याद करो कि अगर चार्ज पार्टिकल की वेलोसिटी मैग्नेटिक फील्ड के पैरेलल हो जाए, देखो यहां चार्ज पार्टिकल है और उसकी वेलोसिटी मैग्नेटिक फील्ड के पैरेलल है, दोनों आपस में पैरेलल है, तो इनका मतलब इनके बीच में एंगल हो गया थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री। तो उस केस में इसके ऊपर लगने वाला फोर्स कितना होता था? क्यू वी बी साइन थीटा, थीटा हो गया 0 डिग्री, तो 0 हो गया, तब भी फोर्स 0 हो जाएगा। फिर तो मैग्नेटिक फील्ड अगर है भी और वेलोसिटी के पैरेलल है या एंटी पैरेलल है, मतलब 0 डिग्री पे है या 180 डिग्री पे है, तो भी उस पे लगने वाला फोर्स बच्चों 0 आ रहा है, फिर भी वो बिना वेलोसिटी के चेंज के निकल जाएगा। तो मेरे हिसाब से तो ये भी ऑप्शन हो गया, ये तो था ही ए वाला, पर मेरे हिसाब से बी ऑप्शन भी होना चाहिए। अच्छा, फिर तीसरा सी, ये हो सकता है कि नहीं, ये भी चेक कर लो। अगर E 0 नहीं है, E इस बार E लगा हुआ है और B 0 है, B नहीं है, ये नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? देखो, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड किसी भी डायरेक्शन में लगाओगे तो वो वेलोसिटी को चेंज करेगा। मैग्नेटिक फील्ड क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा फोर्स लगाता है, इलेक्ट्रिक फील्ड चाहे चार्ज किसी भी डायरेक्शन में चल रहा हो, इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा फोर्स लगाएगा। मैग्नेटिक फील्ड तब फोर्स नहीं लगाता जब चार्ज मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में या मैग्नेटिक फील्ड के अपोजिट चल रहा है। 0 डिग्री पे या 180 डिग्री पे मैग्नेटिक फील्ड फोर्स नहीं लगाता, लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड हर एंगल पे फोर्स लगाता है, इसलिए वो तो इसकी वेलोसिटी को जरूर बदलेगा।
इसका मतलब ये वाला ऑप्शन नहीं हो सकता। इलेक्ट्रिक फील्ड अगर जीरो नहीं है, मैग्नेटिक फील्ड जीरो है, तो फिर तो वेलोसिटी बदलेगी। अच्छा, ये हो सकता है क्या? हाँ, ये भी हो सकता है। कैसे? मान लो इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरह से लगा हुआ है और मैग्नेटिक फील्ड दोनों नॉन जीरो है, ई भी नॉन जीरो है, बी भी नॉन जीरो है, लेकिन दोनों इस तरह से लगे हुए हैं। कैसे? कि ये जो पार्टिकल, चार्ज पार्टिकल अंदर गया, इस पे इलेक्ट्रिक फील्ड का फोर्स ऊपर की तरफ लग जाए और मैग्नेटिक फील्ड का फोर्स अपोजिट डायरेक्शन में लग जाए, दोनों आपस में कैंसिल, नेट फोर्स जीरो, फिर भी ये बिना वेलोसिटी के बदले निकल जाएगा इसमें से। हाँ, फिर भी निकल जाएगा। तो इसका मतलब ये भी पॉसिबल है। तो मेरे हिसाब से तो यार ये तीनों पॉसिबल है। या तो इस सवाल में कुछ गड़बड़ है, मतलब कुछ ना कुछ तो है इसमें, ये नहीं पता चल रहा कि इनमें से जो है ये सवाल में गड़बड़ है या ऑप्शन में गड़बड़ है, ये पता नहीं चल रहा। पर मेरे हिसाब से जो क्वेश्चन इन्होंने सामने रखा उस हिसाब से ये तीनों आंसर इसके होने चाहिए। या तो ये पूछ रहा था इसमें ये सवाल कि इन चारों ऑप्शन में से कौन सा नहीं हो सकता। नहीं हो सकते वाले में तो ये वाला आंसर आ जाता फिर सी, लेकिन हो सकते हैं में तो तीनों आएंगे। चेक कर लेना भाई। बाकी मेरे हिसाब से तो यही होना चाहिए। चलो अगले सवाल पे चलते हैं। चलो बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन लगा दिया मैंने 72। करते हैं इसको सॉल्व, देखते हैं क्या दिया है। एन इलेक्ट्रॉन मूव्स थ्रू ए यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड आपको दिया है, कितना लगा हुआ है, बी नॉट आई कैप प्लस 2 बी नॉट जे कैप टेस्ला। टी का मतलब टेस्ला। एट ए पर्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम, किसी टाइम टी पे, द वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इज, इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी u, वो कितनी दे रखी है, 3 i कैप प्लस 5 j कैप मीटर पर सेकेंड। ओके। इफ द मैग्नेटिक फोर्स एक्टिंग ऑन इलेक्ट्रॉन इज, इस पे लगने वाला फोर्स F दे रखा है 5 e k कैप न्यूटन। इतना फोर्स आपको दिया हुआ है। वेयर E इज द चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, जहां E क्या है, इलेक्ट्रॉन पे चार्ज है। ठीक है। अब ये फोर्स आपको दिया हुआ है, मैग्नेटिक फील्ड और वेलोसिटी। पूछा क्या है, देन द वैल्यू ऑफ बी नॉट इज, यहां पे बी नॉट की वैल्यू क्या है, ये जो बी नॉट यहां पे यूज हो रहा है इसकी वैल्यू क्या है। तो बहुत आसान है यार, हमें ये पता है कि जब कोई इलेक्ट्रॉन की बात हो रही है, यहां पे इलेक्ट्रॉन, तो इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कितना होता है, चार्ज Q, वो होता है E, इलेक्ट्रॉन पे चार्ज, लेकिन माइनस में होता है, ये याद रखना। ये चार्ज कैसा होता है, ओ शिट, ये हो गया माइनस E, इलेक्ट्रॉन पे चार्ज। चलो जी ठीक है, सब चीजें हैं हमारे पास क्लियर। अब एक बात सोचो, जब कोई इलेक्ट्रॉन या कोई चार्ज मैग्नेटिक फील्ड में जाता है तो उस पर कितना फोर्स लगता है। वेक्टर वाला फॉर्मूला लिखना है इसका, तो F इज इक्वल टू क्यू इंटू वी क्रॉस पी। F इज इक्वल टू क्यू इंटू वी क्रॉस पी। ठीक है, तो V क्रॉस B मतलब हमें यहां पे V और B का क्रॉस प्रोडक्ट करना पड़ेगा। V और B कहां है हमारे पास, ये रवि, ये रवि B, तो क्रॉस प्रोडक्ट करना पड़ेगा। कर देंगे, क्या हो गया। चलो रखो इस फॉर्मूले में वैल्यू सबकी। F की वैल्यू रखो सबसे पहले 5e k कैप। ओके, Q की वैल्यू रखो, तो Q की वैल्यू है माइनस E। वेक्टर फॉर्मूले में वैसे माइनस के साथ रखा जाता है, पता नहीं इन्होंने माइनस के साथ दिया है या नहीं, बाद में पता चलेगा वो तो। चलो फिर यहां से V और B का क्रॉस प्रोडक्ट कर दो। V कितना है, 3i कैप प्लस 5j कैप, और क्रॉस में B कितना है, तो B हो गया B नॉट i कैप प्लस 2b नॉट j कैप। लो जी, ये हो गया। चलो दोनों तरफ जो जो वैल्यू है उनको कैलकुलेट कर लो। E से E कट गया, E से E कट गया, हटाओ इसको, तो यहां क्या बचा, 5k कैप इज इक्वल टू माइनस, इन दोनों की कर लो मल्टीप्लाई, 3 इंटू बी नॉट, तो 3b नॉट, और ये आई कैप क्रॉस आई कैप बन गया। आई कैप का आई कैप के साथ क्रॉस कितना हो जाएगा, 0। आई कैप का आई कैप के साथ क्रॉस क्या हो जाएगा बच्चों, 0। तो ये v की वैल्यू और इनकी मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई कर रहे थे हम,
बीच में मुझे थोड़ा काम आ गया था। तो भाई 3 इंटू बी नॉट, ठीक है, आई क्रॉस आई 0 हो गया, आई क्रॉस आई 0 होता है। चलो फिर 3 इंटू 2 बी नॉट, तो 6 बी नॉट हो गया। आई क्रॉस जे होता है के कैप, सब सिखा रखा है। फिर जे क्रॉस आई होता है माइनस के कैप, तो ये आ गया 5 इंटू बी नॉट, तो 5 बी नॉट, और जे क्रॉस आई माइनस के कैप, और फिर 5 की मल्टीप्लाई इसमें करेंगे, जे क्रॉस जे 0 हो जाएगा, ये भी 0 हो गया। चलो जी, बचा क्या, 5 के कैप माइनस इधर बचता है ये तो 0, ये हो गया 6 बी नॉट के कैप, फिर माइनस में 5 बी नॉट के कैप, माइनस के अंदर मल्टीप्लाई कर दो, तो 5 के कैप, पहले देखो 6 बी नॉट माइनस 5 बी नॉट, तो अंदर बचा बी नॉट के कैप, ये बचा। ठीक बच्चा पार्टी, ये माइनस, अब के कैप कट गया के कैप से, तो बी नॉट की वैल्यू -5 आ गई। -5 ये तो डायरेक्शन को दिखा रहा है, सिर्फ हम लेंगे यहां पे बी नॉट की वैल्यू 5, बी नॉट की वैल्यू क्या लेंगे हम 5, तो आंसर हो गया यहां से 5 टेस्ला, 5 टेस्ला। तो बिल्कुल आसान सवाल था, इसमें ज्यादा कुछ था नहीं। वेक्टर फॉर्म में मैंने बहुत सारे सवाल करा रखे आपको पीछे, जब शुरू से करोगे तो सब पता चलेगा। जो भी देख रहे हैं बच्चे वो शुरू से करो इस चैप्टर को, देखो पता चलेगा आपको, इस टाइप से भी बढ़िया बढ़िया सवाल कर रखे हैं आपने। चलो अगले सवाल पे चलते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन लगा दिया, ये जेई 2024 में ही आया था ये भी, देखते हैं इसका सॉल्यूशन। अच्छा अगले चैप्टर से जो है 2025 वाले क्वेश्चन भी कराऊंगा आपको, क्योंकि अब तो 2025 का भी हो चुका है, तो वो भी कराऊंगा। ए चार्ज ऑफ 4 माइक्रोकुलाम इज मूविंग विद ए वेलोसिटी, 4 माइक्रोकुलाम का चार्ज है और वेलोसिटी से जा रहा है v इक्वल्स टू 4 इंटू 10⁻⁻6 मीटर पर सेकेंड अलोंग द पॉजिटिव वाई एक्सिस अंडर ए मैग्नेटिक फोर्स। पॉजिटिव वाई एक्सिस की डायरेक्शन में ये जा रहा है, तो मतलब चार्ज इधर जा रहा है, क्यू चार्ज मान लो इधर जा रहा है पॉजिटिव वाई एक्सिस की डायरेक्शन में। चार्ज क्यू की वैल्यू कितनी है 4 माइक्रोकुलाम, ठीक है। फिर यहां से इसने कहा कि मैग्नेटिक फील्ड लगा हुआ है जेड एक्सिस में, मतलब देखो कैसे पता चला, अंडर ए मैग्नेटिक फोर्स मैग्नेटिक फील्ड ऑफ स्ट्रेंथ ये रहा 2 टेस्ला, 2 टेस्ला के कैप का मतलब वाई एक्सिस में बाहर की तरफ। तो यहाँ पे जो फील्ड लगा हुआ है वो बाहर की तरफ लगा हुआ है, बाहर की तरफ डॉट से दिखाते हैं हम, डॉट, तो फील्ड जो है वो बाहर की तरफ आपका लगा हुआ है, ठीक है। चलो बाहर की तरफ लगा हुआ है फील्ड, कितना लगा हुआ है, तो ये दे रखा है b इक्वल्स टू 2 टेस्ला, के कैप को छोड़ दिया मैंने, वो तो डायरेक्शन को दिखा रहा है, वो हमने देख ही ली बाहर है। अब यहाँ पे फोर्स एक्टिंग ऑन एक्स आई कैप न्यूटन, द वैल्यू ऑफ एक्स। अच्छा फोर्स कितना है, फोर्स दे रखा है, ये वेक्टर फॉर्म में दे रखा है एक्स आई कैप न्यूटन, तो फिर तो मैग्नेटिक फील्ड को भी वेक्टर में ही लिख लो, मैग्नेटिक फील्ड को भी वेक्टर में लिख लो। 2 क्या दे रखा था के कैप, जब सारी चीजें वेक्टर में ही लिख रखी इन्होंने, 2 के कैप टेस्ला, फोर्स दे रखा एक्स आई कैप न्यूटन, चार्ज क्यू हो गया, वेलोसिटी वाई एक्सिस में दे रखी तो इसमें भी इसे भी वेक्टर फॉर्म में लिख लो, वेलोसिटी तो दे रखी है तो वैसे ही है, पर ये जब अलोंग पॉजिटिव वाई एक्सिस दे रखी तो इसे जे कैप से मल्टीप्लाई कर दो, क्योंकि पॉजिटिव वाई एक्सिस की डायरेक्शन क्या होती है जे कैप टेस्ला। चलो जी ये हो गए। अब क्या करना है हमको, फोर्स एक्स निकालना है, तो फोर्स का फॉर्मूला लगाओ ना, क्यू वी बी साइन थीटा, लेकिन वेक्टर फॉर्म में लगाओ, वेक्टर फॉर्म में, तो F इक्वल्स टू होता है Q इंटू वी क्रॉस बी, बच्चा पार्टी Q इंटू वी क्रॉस बी। F कितना एक्स आई कैप, Q कितना 4 माइक्रोकुलाम 10⁻⁻6 कर दो, V कितना 4 इंटू 10⁻⁻6 जे कैप क्रॉस बी 2 के कैप टेस्ला, एक्स आई कैप
4 इंटू 10⁻⁻6 से 10 की पावर, ये सॉरी 10 की पावर ये +6 होगा यार, इतना कम वेलोसिटी नहीं हो सकती, इसे सही कर लो, ये +6 है, ये +6 है, तो ये प्लस हो गया, ये प्लस हो गया, प्लस से माइनस वाला कट गई टर्म, 100% ये प्लस है, टेंशन मत लो। तो ये 4 इंटू में अंदर बचा 4 इंटू 2 8 हो गया, 8, और जे क्रॉस के बाद के आता है, तो जे क्रॉस के उस जे क्रॉस के की वैल्यू आ गई आई कैप। जे क्रॉस के क्या होता है, आई कैप। लो जी, ये आई कैप बन गया, आई कैप से आई कैप कट गया, एक्स की वैल्यू आ गई 8 इंटू 4 32, एक्स की वैल्यू आ चुकी है 32। ठीक है, अब यहां से x की वैल्यू 32 आ गई, क्या पूछा था, हाँ बस यही पूछा था, आंसर हो गया 32, बिल्कुल आसान, एकदम आसान सवाल। चलिए अगले सवाल लगा दिया मैंने, करते हैं इसको सॉल्व, देखते हैं भाई साहब क्या क्या दिया है। ये भी 2024 का ही है, जेई मेंस 2024। ए यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड ऑफ 2 इंटू 10⁻³ टेस्ला एक्ट्स अलोंग पॉजिटिव वाई डायरेक्शन। ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड पॉजिटिव वाई डायरेक्शन में लगा हुआ है। ए रेक्टेंगुलर लूप ऑफ साइड 20 एंड 10 सेंटीमीटर विद करंट इन YZ प्लेन में रखा हुआ है। ओके, द करंट इज इन एंटी क्लॉकवाइज सेंस विद रेफरेंस टू नेगेटिव एक्स एक्सिस, मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ टॉर्क इज। ठीक है ठीक है ठीक है, पहले फिगर बनाते हैं, पहले देखो एक एक लाइन पढ़ के। ए यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, ये हो गया एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, और परपेंडिकुलर बाहर की तरफ हो गया ये जेड एक्सिस। चलो ठीक है, इसने बोला एक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड जो लगा हुआ है वो 2 इंटू 10⁻³ टेस्ला एक्ट्स अलोंग पॉजिटिव वाई डायरेक्शन, वाई की डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड लगा हुआ है, कितना है 2 इंटू 10⁻³ टेस्ला। ठीक है, ए रेक्टेंगुलर लूप ऑफ साइड 20 सेंटीमीटर एंड 10 सेंटीमीटर विद करंट 5 एम्पियर इन YZ प्लेन। YZ प्लेन कौन सा है, ये वाला, देखो ये Y बाहर की तरफ Z, तो ये प्लेन हो गया जो ये YZ प्लेन, तो इसमें एक लूप लगा हुआ है, यहाँ पे लूप रखा हुआ है, ये रखा, ये लूप, ये जो येलो कलर में मैंने बनाया है ये लूप है, कौन सी डायरेक्शन में है, ये डायरेक्शन है इसकी मेरे बच्चों YZ प्लेन, YZ प्लेन में रखा है। ठीक है, अब एक बात बताओ, YZ प्लेन में रखा है, करंट कैसे चल रहा है इसमें, एंटी क्लॉकवाइज, अगर हम एंटी क्लॉकवाइज सेंस विद रेफरेंस टू नेगेटिव एक्स एक्सिस, अगर पीछे से खड़े होकर देखें, देखो इस पॉइंट से आगे जैसे देखेंगे ये तो O है ओरिजिन, इससे आगे देखेंगे पॉजिटिव एक्स एक्सिस, पीछे से देखोगे नेगेटिव, तो इसमें पीछे से देखने पर इसमें एंटी क्लॉकवाइज चल रहा है, करंट ऐसे चल रहा है, इधर से देखने पर, जिधर से मैं खड़ा हूं इधर से देखने पर एंटी क्लॉकवाइज। याद रखो जिधर एंटी क्लॉकवाइज होता है उधर हमेशा नॉर्थ पोल होता है, उस तरफ होगा फिर साउथ पोल, और साउथ से नॉर्थ की तरफ होता है M का डायरेक्शन। M क्या है, मैग्नेटिक मोमेंट, इस लूप का मैग्नेटिक मोमेंट जो साउथ से नॉर्थ की तरफ होता है। ठीक है, तो मैग्नेटिक मोमेंट इधर हो गया M, और B ऊपर की तरफ लगा हुआ है। अब आपको इस पर टॉर्क कैलकुलेट करना है और उसकी डायरेक्शन कैलकुलेट करनी है। टॉर्क का फॉर्मूला याद करो, टॉर्क का फॉर्मूला था M क्रॉस B, M क्रॉस B, M क्रॉस B अगर इसे खोल के लिखेंगे तो MB साइन थीटा, MB साइन थीटा इनटू में n कैप, n कैप क्या होता था, इसकी डायरेक्शन। ठीक, अब डायरेक्शन क्या होगी तो सोचो, क्रॉस प्रोडक्ट की डायरेक्शन, टॉर्क किसके इक्वल है, M क्रॉस B, तो जो M क्रॉस B की डायरेक्शन होगी वो टॉर्क की होगी। अरे टॉर्क जब इसके इक्वल है तो हाँ, तो ठीक है, M क्रॉस B की डायरेक्शन कैसे निकालते थे, M इधर B इधर B इधर, M से B की तरफ अपने ये हो गया B, ये देखो मेरी फिंगर जो है ये B को रिप्रेजेंट कर रही है, ये M, तो M से B की तरफ अपनी फिंगर्स घुमाओ,
एम से बी की तरफ, फिंगर्स घुमाओ, ये जो थंब है ये एम क्रॉस बी की डायरेक्शन है, अंदर की तरफ। तो ये तो अंदर की तरफ तो नेगेटिव जेड एक्सिस हो गया ना, नेगेटिव जेड डायरेक्शन। तो नेगेटिव जेड डायरेक्शन का ऑप्शन ढूंढ लो पहले ही। भाई यार काम हो गया, निकालने की जरूरत ही नहीं, ये रहा नेगेटिव जेड डायरेक्शन है। पर इन्होंने आंसर ए दे रखा है, आंसर ए दे रखा है। एम साउथ से नॉर्थ इधर बना एंटी क्लॉकवाइज, तो एंटी क्लॉकवाइज की तरफ एन, एस इधर, एन इधर, एम इधर, बी ऊपर की तरफ। तो एम क्रॉस बी, एम से बी की तरफ अंदर की तरफ हो गया, अंदर की तरफ नेगेटिव जेड डायरेक्शन आएगी। यार ये तो गलत दे रखा है इन्होंने, गलत दे रखा, 100% गलत दे रखा। आंसर ये होगा इसका, आंसर ये होगा, आंसर ये होगा, टेंशन मत लो, आंसर ये होगा, क्योंकि जो इन्होंने डायरेक्शन दे रखी है उसके हिसाब से आंसर यही होगा 100%। क्योंकि इन्होंने नेगेटिव रेफरेंस टू नेगेटिव एक्स एक्सिस की तरफ से इस लूप को देख रहे हो, मान लो सामने लूप है और वो एंटी क्लॉकवाइज करंट चल रहा है, तो एंटी क्लॉकवाइज की तरफ बनेगा नॉर्थ और दूसरी तरफ साउथ, साउथ से नॉर्थ की तरफ एम, एम इस तरफ बन गया, बी इस तरफ हो गया, तो एम से बी की तरफ अंदर की तरफ हो गया मैग्नेटिक, ये सॉरी अंदर की तरफ हो गया आपका टॉर्क की डायरेक्शन, क्योंकि टॉर्क होता है एम क्रॉस बी, बी क्रॉस एम तो होता नहीं है, तो एम क्रॉस बी होता है। तो बिल्कुल सही डायरेक्शन निकाली हमने, यही है। या तो इस सवाल में थोड़ी बहुत गड़बड़ है, पर जो सवाल दे रखा उसके हिसाब से आंसर ये बनेगा, ए नहीं बनेगा। ठीक है, अच्छा कैलकुलेट कैसे करोगे? चलो डायरेक्शन तो हो गई यही, कैलकुलेशन सीधी सिंपल, एम बी साइन थीटा रख दो। एम कितना था? तो एम तो सर कैलकुलेट करना पड़ेगा, करंट है 5 एम्पियर, तो एम निकालने के लिए एम का फॉर्मूला होता था मैग्नेटिक मोमेंट का करंट इंटू एरिया। करंट कितना है? 5। एरिया कितना है इसका? एरिया 20 और 10 सेंटीमीटर है, मीटर में चेंज कर लो। तो रेक्टेंगल का एरिया होता है लेंथ इंटू ब्रेथ, लेंथ हो गई 0.2 और ब्रेथ हो गई 0.1, तो ये कितना आ गया आपका 0.02 इंटू मल्टीप्लाई, तो 0.1 आ गया, सॉल्व करके 0.1 आ गया। देख लो भाई 0.1 ही आ रहा है, तो 0.1 हो गया एम, 0.1। बी की वैल्यू कितनी? बी 2 इंटू 10 की पावर -3, और साइन थीटा तो साइन 90 डिग्री। 90 डिग्री कैसे? देखो एम इधर है, बी इधर है, दोनों के बीच में एंगल, अगर बी को इस पे पीछे बढ़ा लूँ तो ये एंगल आएगा 90 डिग्री। एम ऐसे, बी ऐसे, तो दोनों के बीच में। तो आंसर आ गया 2 इंटू 10 की पावर, 0.1 को एडजस्ट कर दो पावर के साथ तो -4 बैठ जाएगा। ये रहा ऑप्शन बी है करेक्ट, बिल्कुल टेंशन मत लो। चलो जी अगले सवाल पे चलते हैं। चलो सवाल लगा दिया मैंने, काफी बड़ा सा सवाल है देखने में, देखते हैं क्या है। ए रिजिड वायर कंसिस्ट ऑफ ए सेमी सर्कुलर पोर्शन ऑफ रेडियस आर। एक रिजिड वायर है जिसमें एक सेमी सर्कुलर पोर्शन है, ये रहा यहां से यहां तक का ये, ओके। इसकी रेडियस कितनी दे रखी? आर, ओके। फिर एंड 2 स्ट्रेट सेक्शन, 2 स्ट्रेट सेक्शन है, एक ये रहा एक ये रहा। वायर इज पार्शियली इमर्ज्ड इन परपेंडिकुलर मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड यहाँ बाहर की तरफ लगा हुआ है एज शोन इन फिगर। द मैग्नेटिक फोर्स ऑन वायर इफ इट हैज करंट आई, अगर इसके पास करंट आई है तो इस पे लगने वाला मैग्नेटिक फोर्स बताइए। मैंने आपको मैं इसको एक बहुत आसान तरीके से बताता हूँ आपको। आप याद करो, अगर कहीं पे मैग्नेटिक फील्ड लगा हो तो मैंने आपको एक बात बताई थी, या आपने अपने कोचिंग में पढ़ी होगी, जहाँ पे भी आप पढ़ रहे हो और मेरे पास पढ़ रहे हो तो मैंने बताई होगी, कि अगर मैग्नेटिक फील्ड के अंदर कोई वायर ऐसे टेढ़ी मेढ़ी करके रख दी जाए तो इस पे फोर्स कैसे कैलकुलेट करोगे? तो उसका आसान तरीका था, उसके दोनों एंड्स को मिला दो, ये मिला दिया, फिर वायर को भूल जाओ, दोनों एंड्स को मिला के जो नई वायर बनी है उस पर फोर्स निकाल लो। इस नई वायर पे लगने वाला फोर्स वही होगा जो पुरानी पे लग रहा था। तो बस फिर तो सर इसे भी ऐसे ही कर देंगे। इसके एंड पॉइंट्स क्या है मैग्नेटिक फील्ड के अंदर? ये देखो यहां से चली मैग्नेटिक फील्ड, यहां से शुरू हुआ मान लो यहां से, तो यहां से चलिए और घूम के यहां आई, घूम के, तो मैं क्या करूंगा? मैं सीधा
इस पॉइंट को और इस पॉइंट को आपस में मिला दूंगा, मिला रहा हूं मैं, कलर चेंज करके मिला रहा हूं ताकि दिखाई दे जाए। इसको और इसको मिला दिया, लो ये बन गई नई वायर। अब इस वायर को भूल जाओ, ये जो ऊपर है घूम घाम के आ रही, छोड़ो ना बस इसको, बस। अब ये समझो कि इस वायर, इस फील्ड के अंदर एक ये वायर रखी है ग्रीन कलर की, बस ये। अब आप कहोगे कि सर ये वाली बाहर है, जो इनसे कोई फर्क नहीं पड़ता, जो बाहर है उन पर तो फोर्स ही नहीं लगेगा ना। मैग्नेटिक फील्ड का फोर्स उस पर लगेगा जो पोर्शन वायर का मैग्नेटिक फील्ड के अंदर है। तो ये अंदर है, तो इन पे तो लगेगा ही नहीं ना, भूल जाओ। तो बस ये यहां से और यहां पे फोर्स लगेगा इस वायर के बीच में। तो इसकी लेंथ कितनी है, देखो इसकी यहां से यहां तक ये आर है, ये आर है, तो ये टोटल हो गई 2r। ठीक है, करंट, करंट ऐसे घूम के जा रहा है, ऐसे घूम के, तो करंट इसमें ऐसे जा रहा है I। तो मैग्नेटिक फोर्स क्या होता था, किसी भी वायर पे लगने वाला मैग्नेटिक फोर्स F इज इक्वल टू आई बी एल साइन थीटा। I कितना है, I है, B कितना है, B है, L कितना है, इस वायर की लेंथ 2r, और इनटू में साइन थीटा, तो साइन 90 डिग्री। कैसे 90, वायर देखो ऐसे है और मैग्नेटिक फील्ड देखो बाहर की तरफ है, बाहर की तरफ है, वायर की लेंथ और मैग्नेटिक फील्ड बाहर की तरफ, दोनों के बीच में एंगल कितना हो गया, 90 डिग्री। चेक करो 90 डिग्री, तो साइन 90 हो गया 1, तो आंसर आ गया 2IBR। बच्चों आंसर चेक करो, 2IBR आएगा, या तो ये है या ये है। अब डायरेक्शन भी चेक कर लो, डायरेक्शन किधर आएगी, करंट ऐसे जा रहा है, तो ये तो हो गई L, क्योंकि इसकी डायरेक्शन किससे निकालते थे, L क्रॉस B से। L वेक्टर ये हो गया जिधर करंट चल रहा है, वायर का जिधर करंट चलता है उस तरफ होता है L वेक्टर, उसकी लेंथ वेक्टर, और B बाहर की तरफ, ये रहा L क्रॉस B, L से B की तरफ, L से B की तरफ, नीचे की तरफ हो गया। L ये रहा, B ये रहा, L क्रॉस B, थंब दिखा रहा है नीचे की तरफ, फिंगर घुमा रहे हैं हम L से B की तरफ, L से B की तरफ, थंब दिखा रहा है नीचे की तरफ, नीचे की तरफ हो गया, तो आंसर हो गया हमारा माइनस जे कैप। नीचे की तरफ तो माइनस जे है ना, जे कैप, और वो भी माइनस में, क्यों, क्योंकि नीचे की तरफ है माइनस वाई डायरेक्शन, तो ये हो गया डी। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। बिल्कुल आसान सा था, एकदम आसान तरीके से कर दिया आपने इसको। चलिए बच्चों अगला क्वेश्चन लगा दिया मैंने, देखते हैं क्या दिया है। इसमें दिया है ए स्क्वायर लूप ऑफ एज लेंथ 2 मीटर कैरिंग करंट 2 एम्पियर is placed with its edge parallel to xy axis. Okay, magnetic field is passing through the xy plane and magnetic and expressed as b equals to b naught 1 plus 4x k cap, where b naught equals to 5 Tesla. Okay, the net magnetic force experienced by the loop is, loop पे लगने वाला net magnetic force कितना होगा। ओके देखो आसान सवाल है, बहुत सारे सवाल इस तरीके के कराए हैं मैंने आपको। एक स्क्वायर लूप है, 2 मीटर उसके एज लेंथ है, इसकी स्क्वायर की साइड कितनी है 2 मीटर, करंट कितना है 2 एम्पियर, एज पैरेलल टू एक्स वाई एक्सिस। तो चलो थोड़ा सा एक वो बना देते हैं डायग्राम, उससे अच्छे से समझ में आएगा आपको। ये एक्स, ये वाई, ठीक है, ये जेड। ओके अब इसने कहा एक स्क्वायर लूप 2 मीटर उसकी साइड लेंथ, करंट है 2 एम्पियर का, एज पैरेलल टू एक्स वाई एक्सिस के पैरेलल हो गई, तो ऐसे रख दिया उसको, एक्स के पैरेलल उसकी एक साइड है, वाई के पैरेलल उसकी एक साइड है। ठीक है, अब पूरा कर लो इसको, स्क्वायर को इधर और इधर, कंप्लीट कर लिया इसको, स्क्वायर बन गया एक। ठीक है, साइड लेंथ इसकी 2 मीटर है, 2 मीटर इसकी साइड लेंथ है, चारों साइड। ठीक है, और 2 एम्पियर का इसके अंदर करंट है। ठीक है, क्या करंट की कोई डायरेक्शन दी है, स्क्वायर लूप ऑफ एज, करंट 2 एम्पियर इज प्लेस्ड पैरेलल टू एक्स। चलो मैग्नेटिक फील्ड पासिंग थ्रू द एक्स वाई प्लेन एक्सप्रेस्ड एज बी नॉट 1 प्लस 4x के कैप। के कैप का मतलब बाहर की तरफ फील्ड लगा हुआ है, तो इसमें जो फील्ड लगा हुआ है उसकी डायरेक्शन बाहर की तरफ है, और वो वेरिएबल फील्ड है। देखो आप ध्यान से देख रहे हो तो उस फील्ड की वैल्यू 1 प्लस 4x, x के साथ वेरिएबल है, x के साथ वेरिएबल है। चलो
मतलब जैसे जैसे हम एक्स में आगे बढ़ेंगे तो मैग्नेटिक फील्ड एक्स के हिसाब से बदलता चला जाएगा। इक्वेशन दे दी जाती है तो वो वेरिएबल हो जाता है। बी नॉट की वैल्यू 5 टेस्ला दे रखी, मैग्नेटिक फोर्स इस लूप के ऊपर बताया है, पूछा है, बता देंगे। ऐसे सवाल हमने किए हैं। करंट किसी भी डायरेक्शन में मान लो, तो मान लिया मैंने करंट इधर जा रहा है आई, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन नहीं बतानी, सिर्फ आपको क्या बताना है, फोर्स, मैग्नेटिक फील्ड की, उसकी मैग्नेटिक फोर्स की डायरेक्शन नहीं बतानी, फोर्स की वैल्यू बतानी। इसलिए करंट की डायरेक्शन इन्होंने दी नहीं, हमने अपनी तरफ से मान ली ऐसे घूम रहा है करंट आई। अच्छा, करंट है कितना, 2 एम्पियर, 2 एम्पियर का करंट है। चलो जी, बी नॉट की वैल्यू भी दे रखी है, वो भी जरूरत पड़ेगी रख देंगे। बी नॉट की वैल्यू 5 टेस्ला दे रखी है। चलो ठीक है। अब एक बात सोचो, इस लूप पे फोर्स क्यों लगेगा, क्योंकि सर इसमें करंट है और ये मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रखा है। तो लूप पे एक फोर्स हम निकालते थे, तो लूप पे तो मैग्नेटिक फील्ड के अंदर जब किसी लूप को रखा जाता था तो उस पर तो फोर्स जीरो आता था सर। हाँ ठीक है, जीरो आता था, लेकिन वो यूनिफॉर्म फील्ड में जीरो आता था। आप याद करो, अगर कोई मैग्नेटिक फील्ड लगा हुआ है और उसके अंदर हमने कोई लूप रख दिया, किसी भी शेप का हो, सर्कुलर हो, स्क्वायर शेप का हो, कैसी भी शेप का हो, और उसमें करंट है आई, तो उसके अंदर जब आप लूप को रखोगे तो उस लूप के ऊपर एक फोर्स लगेगा, फोर्स। और कितना लगेगा वो फोर्स, वो फोर्स जीरो लगेगा। क्यों वो फोर्स जीरो क्यों लगेगा, क्योंकि इस वाली साइड पे मान लो इधर लगा, इस वाली साइड पे इधर लगा, इस वाली साइड पे इधर लगा, इस वाली साइड पे इधर लगा, सब आपस में कैंसिल, जीरो लूप पे लगने वाला। लेकिन ये जो शर्त है कि किसी भी लूप पर हमेशा फोर्स जीरो होता है, ये शर्त तब काम करती है जब फील्ड कैसा होना चाहिए, यूनिफॉर्म, मतलब फील्ड हर जगह एक जैसा होना चाहिए। लेकिन अगर फील्ड एक जैसा नहीं है, फील्ड वेरिएबल है, फील्ड की वैल्यू हर जगह बदल रही है, यहाँ कम यहाँ ज़्यादा, यहाँ कम यहाँ ज़्यादा, ऐसे, तो फिर ये जीरो हो ऐसा ज़रूरी नहीं है। पॉइंट समझ में आ गया होगा आई थिंक। तो फिर यहाँ तो ऐसा ही हो रहा है, ये फील्ड लगातार हर जगह बदल रहा है, डायरेक्शन तो इसकी चलो बाहर की तरफ है, पर फील्ड की वैल्यू तो हर जगह बदल रही है। हाँ बदल रही है। तो फिर अब कैसे करें, तो कोई बात नहीं ना, आप सबसे पहले इस लाइन पे, लूप पे, पूरे लूप पे एक साथ आप फोर्स नहीं निकाल सकते, इसकी इस साइड पे फोर्स निकालो, ये वाली जो साइड है, ये वाली, इस पे। तो इस पूरी साइड पे कितना मैग्नेटिक फील्ड होगा पहले ये कैलकुलेट कर लो। तो यहां एक्स की वैल्यू कितनी है, जीरो, तो एक्स की वैल्यू इसमें जीरो रखो। तो बी की वैल्यू कितनी आ गई, बी की वैल्यू, तो बी की वैल्यू आ गई यहां जीरो रखते ही, बी नॉट के कैप, मतलब बी नॉट के कैप, एक्स की वैल्यू देखो जीरो रखो यहां, तो ये बी नॉट के कैप आ जाएगी, बी नॉट कितना है, 5 के कैप, के कैप का मतलब तो डायरेक्शन है ना, मतलब 5 टेस्ला। तो इसका मतलब इस पूरी लाइन पे 5 टेस्ला का फील्ड है, पूरी लाइन पे, यहां पे बाहर की तरफ पूरी लाइन पे फील्ड कितना है, मैंने तो थोड़ा साइड में बनाया है, पर ये इसी लाइन का फील्ड है, इस लाइन के ऊपर जो पूरी लाइन पे फील्ड है जो ये। अब इस पूरी लाइन पे जब फील्ड कांस्टेंट आ गया, तो अब तो हम वो फॉर्मूला यूज कर सकते हैं ना, इस पूरी लाइन पे लगने वाला फोर्स। हाँ, तो इस पूरी लाइन पे फोर्स लगेगा, और किस डायरेक्शन में लगेगा, बी तो है बाहर की तरफ, एल है ऊपर की तरफ, एल क्रॉस बी फोर्स हो गया इस तरफ, इस फोर्स को कह दो F1। कितना आएगा ये F1, तो आई बी एल साइन थीटा, आई इसके अंदर चलने वाला करंट 2 एम्पियर, बी कितना है यहाँ पे, इस पूरी लाइन पे मैग्नेटिक फील्ड कितना है, 5 टेस्ला, 5, लेंथ इसकी यहाँ से यहाँ तक 2 मीटर, और साइन थीटा 90 डिग्री, कैसे, बी बाहर की तरफ और एल लेंथ ऐसे रखी है, तो एल और बी के बीच में एंगल 90 डिग्री, तो साइन 90, साइन 90 की वैल्यू क्या हो गई, 1, 5 इंटू 2 10 इंटू 2 20 न्यूटन का फोर्स आ गया इस पूरी लाइन पे, और किस डायरेक्शन में आ गया, इस डायरेक्शन में। ठीक, अब निकालो इस लाइन पे, इस लाइन पे, तो इस लाइन पे जो फोर्स लग रहा है वो यहां पे फील्ड निकालना पड़ेगा, यहां एक्स की वैल्यू कितनी है 2, तो यहां का फील्ड कितना हुआ 2 रख दो इस बार एक्स की जगह,
तो बी नॉट 1 + 4 इंटू में 2 के कैप, के कैप का मतलब तो बाहर की तरफ, तो ये आ गया बी नॉट की जगह रखो 5, बी नॉट की वैल्यू 5 है, 4 इंटू 2 8 + 1 9, 9 इंटू 5 45 के कैप, ये आ गया मैग्नेटिक फील्ड। यहाँ पे इस पूरी लाइन पे मैग्नेटिक फील्ड वही बाहर की तरफ है और उसकी वैल्यू कितनी है 45 न्यूटन, वो सॉरी 45 टेस्ला। तो यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड हो गया 45, सारे में 45 है। तो इस पे करंट नीचे की तरफ, ठीक है, तो ये तो एल की डायरेक्शन हो गई, बी बाहर की तरफ, ये हो गया एल क्रॉस बी, एल से बी की तरफ फिंगर घुमाओ, एल से ऐसे, ये एल ये बी, एल से बी की तरफ फिंगर घुमाओ, फोर्स इस तरफ, एल क्रॉस बी की डायरेक्शन, फोर्स इस तरफ, F2, ठीक है, F2 की वैल्यू निकाल लो, ये F1 था, ये F2 हो गया, तो वो भी फॉर्मूला वही लगेगा, आई बी एल साइन 90, आई की वैल्यू 2, बी की वैल्यू 45, एल लेंथ भी 2, करंट भी 2 था, लेंथ भी 2 थी, है ना, ऐसा ही था ना, हाँ, और इंटू साइन 90 हो गया 1, तो ये 90 इंटू 2 180 आ गया 180, लो जी ये 180 आ गया, F1 कितना आया था 20 और ये कितना आ गया 180, ठीक है। अब बची दो साइड, एक ये वाली एक ये वाली, तो इन पे बताऊं, इन पे फोर्स 0 है, कैसे, इस पे फोर्स मैग्नेटिक फील्ड बाहर की तरफ है, ठीक है, और इस पे ऊपर की तरफ मैग्नेटिक फील्ड तो बाहर की तरफ और लेंथ आगे की तरफ, तो मैग्नेटिक फील्ड बाहर लेंथ आगे, तो एल क्रॉस बी, एल से बी नीचे, इस पे फोर्स इस तरफ लग रहा है F, और इस पे फोर्स L इधर और B बाहर, L क्रॉस बी, L क्रॉस बी, L से B ऊपर, ये ऊपर हो गया F, ये दोनों सेम है दोनों फोर्स, क्यों सर, हाँ देखो कैसे, जैसे हम x इस पॉइंट पे चेक करेंगे तो यहाँ पे जो फील्ड होगा वही यहाँ पे भी होगा, क्योंकि x की वैल्यू यहाँ पे दोनों के लिए सेम है, पॉइंट के लिए, हम आगे बढ़ेंगे तो x की वैल्यू बदलेगी ना, ऊपर बढ़ेंगे x की वैल्यू थोड़ा ही बदल रही है, आगे बढ़े यहाँ पहुंचे, यहाँ पे x की वैल्यू ये हो गई, तो यहाँ पे भी तो x की वैल्यू इतनी दूर जाके यही हो जाएगी x की वैल्यू, तो जो फील्ड यहाँ होगा वही फील्ड यहाँ होगा, फिर थोड़ा आगे बढ़े यहाँ पहुंचे, यहाँ पे x की वैल्यू, और यहाँ पहुंचे तो यहाँ पे x की वैल्यू सेम, x की वैल्यू सेम तो यहाँ का फील्ड भी सेम होगा, इसका मतलब यहाँ पे जैसे जैसे इस लाइन पे आगे बढ़ रहे हैं फील्ड बढ़ रहा है, यहाँ पे भी लाइन पे आगे बढ़ रहे हैं फील्ड बढ़ रहा है और उतना ही बढ़ रहा है, तो दोनों लाइनों के लिए फील्ड एकदम बराबर है, ऊपर भी और नीचे भी। जब फील्ड बराबर होगा तो दोनों पे फोर्स भी बराबर होगा, क्योंकि दोनों की लेंथ बराबर है, आमने सामने रखें, आमने सामने फोर्स बराबर होगा और आमने सामने होगा तो दोनों फोर्स एक दूसरे को क्या कर देंगे, कैंसिल। ये क्वेश्चन में पहले भी डिस्कस कर चुका हूं, मतलब इन क्वेश्चंस में पहले, तो ये कैंसिल हो जाएगा तो सिर्फ बचे ये दो फोर्स F1 और F2। अब इनका जो नेट फोर्स आएगा रिजल्टेंट, वो कितना आएगा F1 माइनस F2, क्योंकि दोनों अपोजिट है, एक दूसरे में से माइनस हो जाएंगे, तो बड़ा कौन सा है, ये है 180 F2, और माइनस में F1 छोटा है, छोटा कितना छोटा 20, तो 20, तो आंसर आ गया 160 न्यूटन। इसका मतलब इस लूप के ऊपर कितना फोर्स लगने वाला है बच्चों, नेट 160 न्यूटन। कर चुके हैं हम ये क्वेश्चन पहले, मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया है। चलो, तो आज के लिए इतना ही बच्चों, आज की जर्नी को कंप्लीट करते हैं यहीं, कल शुरू करेंगे यहीं से आगे, और थोड़ा सा मेहनत कर दिया करो यार, मेरे लिए भी मेहनत भी नहीं है, बहुत छोटा सा काम है, सब्सक्राइब बटन दबाओ। सब्सक्राइब नहीं करते आप, वीडियो देखते हो सब्सक्राइब करते नहीं, भूल जाते हो यार, मुझे तो मोटिवेशन मिलता है ना, मैं आपके लिए अगली वीडियो ला सकूं, उसका मोटिवेशन मुझे कहाँ से मिलेगा, आपके सब्सक्राइब करने से और आपके कमेंट करने से, लाइक करने से, शेयर करोगे और भी अच्छी बात है, तो उससे मुझे मोटिवेशन मिलेगा, मेरा चैनल थोड़ा सा ग्रोथ होगा, तो तभी तो मैं आपको आगे कुछ पढ़ा पाऊंगा, नहीं होगा तो फिर मैं भी बस हार थक के बैठ जाऊंगा, यार कुछ हो तो रहा नहीं है, तो इसलिए थोड़ा सा यार प्लीज़। चलिए बाकी कल करते हैं, लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर।